मैं मर चुका था। मेरी चारों बहनें मुझसे नफरत करती थीं। इतनी नफरत की जैसे वे चाहती हो कि मैं इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाऊं। और आखिरकार मैंने वही कर दिया। लियू ग्रुप की ऊंची इमारत से छलांग लगाकर मैंने अपनी केवल 21 साल की जिंदगी खत्म कर दी। लेकिन जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो सब कुछ बदल चुका था। मैं फिर से 15 साल का था। उसी साल में, जब मेरी जिंदगी अभी पूरी तरह बर्बाद नहीं हुई थी। लेकिन एक बात मैं बिल्कुल नहीं जानता था। इस बार मेरी चारों बहनें मेरे दिल की हर बात सुन सकती थीं। उस रात सबसे बड़ी बहन लियू रुयान अपने स्टडी रूम में देर रात तक फाइलों में व्यस्त थी। अचानक उसके कानों में एक आवाज गूंजी। अगर बाथरूम में पानी भर दूं तो कैसा रहेगा? या फिर कांच की धार ज्यादा तेज होगी? लियू रुयान का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। उसके हाथ में पकड़ा स्टील का पेन दबाव से टूट गया। यह आवाज मेरे कमरे से आ रही थी। वह बिना एक सेकंड गंवाए दौड़ी। धड़ाम। कमरे का दरवाजा खुला। फर्श पर टूटे हुए कांच बिखरे पड़े थे। यहां वहां खून की बूंदें दिखाई दे रही थीं। और मैं बिस्तर के पास बैठा था। मेरे हाथ पर कई ताजा कट लगे हुए थे। लियू रुयान बिजली की तरह मेरी ओर दौड़ी। उसने मेरी कलाई पकड़ ली और गुस्से में मुझे बिस्तर पर धकेल दिया। शुहिनियन, क्या तुम पागल हो गए हो? उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। लेकिन मैं चुप रहा। एक शब्द भी नहीं बोला। क्योंकि मेरे दिल में केवल एक ही बात थी। समझाऊं क्या? ये कि मैं मरना क्यों चाहता हूं। या ये कि पिछले 10 सालों से तुम सबने मुझे कैसे नफरत और ठंडेपन में जीने पर मजबूर किया। या फिर ये कि 5 साल के एक डरे हुए बच्चे पर तुम लोगों ने माँ बाप की मौत का इल्जाम डाल दिया। ये सुनते ही लियू रुयान का पूरा शरीर कांप उठा। कार एक्सीडेंट। उसे सब याद आ गया। 10 साल पहले उस दिन मैं जिद कर रहा था कि मुझे मनोरंजन पार्क जाना है। माँ पापा ने अपना कार्यक्रम बदला। रास्ते में एक बेकाबू ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी। उस हादसे में दोनों की मौत हो गई। और उसी दिन से मेरी बहनों ने मान लिया कि उनकी जिंदगी बर्बाद करने वाला मैं हूं। सबसे पहले दूसरी बहन लियू रूमेई ने कहा था, मनहूस, अगर तुम जिद नहीं करते तो मम्मी पापा जिंदा होते। और वही बात धीरे धीरे पूरे परिवार की सच्चाई बन गई। 10 साल तक उन्होंने मुझे भूखा नहीं रखा। पैसे भी दिए, लेकिन प्यार कभी नहीं दिया। मैं उसी घर में एक अनचाहे साए की तरह बड़ा हुआ। लियू रुयान अब मुझे देख रही थी। पहली बार सच में देख रही थी। और पहली बार उसे मेरे भीतर का टूट चुका इंसान दिखाई दे रहा था। तभी धड़ाम, कमरे का दरवाजा दोबारा खुला। दूसरी बहन लियू रूमेई अंदर आई। उसकी नजर सीधे मेरी घायल कलाई पर गई। और तभी मेरे दिल की आवाज फिर गूंजी, कितनी जल्दी आ गई। क्या ये देखने आई है कि मैं अभी तक जिंदा क्यों हूं? या फिर खुद आखिरी बार करने आई है? ये शब्द सुनते ही लियू रूमेई के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत बड़ी बहन की तरफ देखा। और उसकी आंखों में वही डर पाया। मतलब वह भी यह आवाज सुन रही थी। अब उन्हें यकीन हो चुका था। वे सचमुच मेरे दिल की बातें सुन सकती थीं। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। क्योंकि कुछ ही पलों बाद तीसरी और चौथी बहन भी वहां पहुंचने वाली थी। और उनके सामने पहली बार खुलने वाला था मेरे दिल का सबसे अंधेरा सच। कमरे का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। लियू रुयान और लियू रूमेई अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई थी कि तभी दरवाजे पर एक हल्की हंसी सुनाई दी। वाह, यहाँ क्या चल रहा है? कोई पार्टी है क्या? तीसरी बहन लियू रुचिन दरवाजे के सहारे खड़ी थी। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह एक परफेक्ट मुस्कान थी। लेकिन जब उसकी नजर कमरे की हालत पर पड़ी तो उसकी मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। फर्श पर टूटे कांच पड़े थे। खून के निशान दिखाई दे रहे थे। और मैं बिस्तर के कोने पर चुपचाप बैठा था। लियू रुचिन धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। उसने हल्के अंदाज में कहा, हेनियन, क्या हुआ? इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो? आओ, मुझे अपना हाथ दिखाओ। उसने मेरी कलाई पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां मेरे पास पहुंची, मेरे दिल की आवाज फिर गूंज उठी। तीसरी बहन की एक्टिंग सच में कमाल है। ऊपर से धूप जैसी गर्मजोशी, अंदर से जहर। क्या ये मेरा हाथ देखने आए है? या ये जांचने आई है कि मैंने कोई ब्लेड या नींद की गोलियां छिपा रखी है? वैसे कितनी नींद की गोलियां काफी होंगी? एक बोतल या दो? एक पल में लियू रुचिन का हाथ हवा में ही रुक गया। उसकी मुस्कान टूट गई। उसकी आंखों में पहली बार घबराहट दिखाई दी। वह भी सुन चुकी थी। अब तीनों बहनों के चेहरे एक जैसे हो चुके थे। सदमा, पछतावा और डर। लेकिन तभी कमरे के अंधेरे कोने में खड़ी एक और आकृति हल्की सी हिली। वह थी चौथी बहन लियू रुगे, घर की सबसे शांत सदस्य। एक जीनियस हैकर। वो शुरू से ही चुपचाप अपने टैबलेट में व्यस्त थी। लेकिन जैसे ही मेरे मन में नींद की गोलियां वाला विचार आया, उसकी उंगलियां अचानक रुक गईं। और अगले ही पल मेरे मन की आवाज फिर सुनाई दी, चौथी बहन भी यहां है। इतनी बड़ी हैकर है।
शायद इंटरनेट से सबसे दर्दरहित मौत का तरीका ढूंढ सकती होगी, या शायद कोई ऐसी दवा जो सब कुछ खत्म कर दे। हालांकि इमारत से कूदना ज्यादा आसान लगता है। टिक, एक तेज आवाज हुई। लियू रुगे के हाथ में पकड़े मजबूत टैबलेट की स्क्रीन टूट गई। कमरे में मौजूद चारों बहनें जम गईं। वे यकीन ही नहीं कर पा रही थीं। 15 साल का एक लड़का हर समय मरने के बारे में सोच रहा था, और उससे भी ज्यादा भयानक बात यह थी कि उसे ये सब बिल्कुल सामान्य लग रहा था। कुछ सेकंड तक पूरा कमरा खामोश रहा। फिर अचानक लियू रुयान आगे बढ़ी। उसकी आवाज कांप रही थी। हेनियन, कृपया ऐसा मत सोचो। मत जाओ। लेकिन मेरे दिल में केवल कड़वाहट थी। मत जाऊं। कहाँ था मेरा घर? क्या इस घर में कभी मेरी कोई जगह थी? या फिर तुम लोग कोई नया खेल खेल रही हो? नया तरीका मुझे तकलीफ देने का। ये शब्द किसी चाकू की तरह चारों बहनों के दिल में उतर गए, क्योंकि वे जानती थीं मैं झूठ नहीं बोल रहा था। पिछले 10 सालों में उन्होंने कभी मुझे भाई की तरह नहीं देखा। मैं उनके लिए सिर्फ एक गलती था, एक बोझ, एक ऐसा इंसान जिसे वे हर दिन नजरअंदाज करती रहीं। कुछ देर बाद मैंने आखिरकार सिर उठाया। मेरी आंखें पूरी तरह खाली थीं। उनमें न गुस्सा था, न शिकायत, न उम्मीद, सिर्फ थकान, गहरी, असीम थकान। और फिर मैंने पहली बार मुंह खोला। बाहर निकल जाओ। चारों बहनें वहीं खड़ी रहीं। मैंने दोबारा कहा, इस बार और ज्यादा ठंडे स्वर में, सब निकल जाओ। मुझे अकेला छोड़ दो। मेरी आवाज ज्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन वह उनके लिए किसी सजा से कम नहीं थी, क्योंकि वे साफ समझ चुकी थीं मैं अब उन पर भरोसा नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। आखिरकार सबसे बड़ी बहन ने गहरी सांस ली। फिर उसने बाकी तीनों को देखा। रूमे, इस मंजिल पर किसी को मत आने देना। रूचिन, फौरन डॉक्टर चेन को बुलाओ, चाहे जो करना पड़े। डॉक्टर चेन सिर्फ परिवार के डॉक्टर नहीं थे, वे देश के सबसे मशहूर मनोवैज्ञानिकों में से एक थे। आदेश देने के बाद लियू रुयान ने मेरी तरफ आखिरी बार देखा, फिर धीरे धीरे कमरे से बाहर चली गई। कुछ ही मिनटों में कमरा पूरी तरह खाली हो गया। मैं अकेला रह गया। मैंने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी खोली, और अंदर छिपा हुआ कांच का एक छोटा टुकड़ा बाहर आ गया। वही टुकड़ा जिसे मैंने अभी तक किसी को नहीं दिखाया था। मैं उसे घूरता रहा। फिर मेरे मन में एक ख्याल आया, अगली बार मुझे ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां कोई मुझे रोक न सके। बाहर चारों बहनों को इसकी कोई खबर नहीं थी, लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे डरावना पल अब आने वाला था, क्योंकि उस रात मैंने हार नहीं मानी थी। मैंने बस एक नया मौका ढूंढ लिया था। रात गहरी हो चुकी थी। पूरा घर सन्नाटे में डूबा हुआ था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे चारों बहनें बिल्कुल भी शांत नहीं थीं। वे पहली बार अपने छोटे भाई के दिल की आवाज सुन चुकी थीं, और उन आवाजों में केवल एक ही चीज थी, मौत। उधर अपने कमरे में मैं बिस्तर पर चुपचाप बैठा था। कुछ मिनट बाद मैंने धीरे से अपनी मुट्ठी खोली। वही कांच का टुकड़ा अब भी मेरे पास था। मैंने उसे देखा, फिर बिना किसी भाव के उठ खड़ा हुआ। धीरे धीरे बाथरूम की ओर बढ़ा। क्लिक, दरवाजा अंदर से बंद हो गया। बाहर गलियारे में खड़ी लियू रूमे की आंखें अचानक खुल गईं। उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसी समय मेरे दिल की आवाज फिर उसके दिमाग में गूंज उठी, ये काफी तेज है। अगर सही जगह पर चल गया तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। धमनी कहाँ होती है? शायद यहीं, बाथरूम के अंदर। मैं आईने के सामने खड़ा था। आईने में दिखाई दे रहा लड़का केवल 15 साल का था, लेकिन उसकी आंखों में किसी बूढ़े इंसान जैसी थकान थी। मैंने अपनी कलाई उठाई। नीली नसें साफ दिखाई दे रही थीं। दूसरे हाथ में पकड़ा कांच धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। यही जगह है, बस एक बार और सब खत्म हो जाएगा। जैसे ही यह विचार मेरे मन में आया, धड़ाम, बाथरूम का दरवाजा जोरदार धमाके के साथ टूट गया। लियू रूमे बिजली की तरह अंदर घुसी। एक सेकंड भी देर होती तो शायद सब खत्म हो जाता। उसने पूरी ताकत से मेरी कलाई पकड़ ली। कांच मेरे हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। मैं अचानक पीछे की ओर लड़खड़ा गया। मेरा शरीर दीवार से टकराया। तेज दर्द मेरी पीठ में दौड़ गया। मेरे मुंह से दर्द भरी कराह निकल गई, लेकिन लियू रूमे को उसकी परवाह नहीं थी। वह पूरी तरह कांप रही थी। उसकी उंगलियां मेरी कलाई पर इतनी कस गई थी कि जैसे वह मुझे कभी छोड़ना ही नहीं चाहती। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। तुम क्या सोच रहे थे? मैं चुप रहा। जवाब दो। उसकी आवाज लगभग चीख में बदल गई, लेकिन मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसी समय मेरे दिल की आवाज एक बार फिर सबके दिमाग में गूंज उठी। क्या फर्क पड़ता है? तुम लोगों को कब से मेरी चिंता होने लगी? 10 साल तक तो किसी ने नहीं पूछा कि मैं कैसा हूं। अब अचानक सब क्यों बदल गए? मैं तो हमेशा से बोझ था, फिर आज मुझे बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? ये शब्द सुनते ही दरवाजे पर खड़ी लियू रुयान का शरीर लड़खड़ा गया। उसे सहारा लेने के लिए टूटी हुई चौखट पकड़नी पड़ी।
लियू रुचेन के चेहरे से भी सारी मुस्कान गायब हो चुकी थी। और लियू रुगे, वह स्क्रीन पर लगी निगाहें हटाकर पहली बार चुपचाप रो रही थी, क्योंकि वे सभी जानती थीं, इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं था। कम से कम ऐसा कोई जवाब नहीं जो पिछले 10 सालों की सच्चाई मिटा सके। तभी लियू रुयान ने कांपती आवाज में कहा, रूमेई, उसे छोड़ दो, तुम उसे दर्द दे रही हो। लियू रूमेई ने धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली कर दी। मैं फर्श पर बैठ गया। मेरा शरीर कांप रहा था, लेकिन मेरी आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि रोने का दौर बहुत पहले खत्म हो चुका था। लियू रुयान धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी। उसने अपने कंधों से कोट उतारा और उसे मेरे ऊपर रखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ मेरे पास आया, मैं डरकर पीछे हट गया, मानो कोई घायल जानवर शिकारी से बचने की कोशिश कर रहा हो। मैंने अपना चेहरा घुटनों में छिपा लिया और उसे छूने तक नहीं दिया। ये दृश्य देखकर लियू रुयान वहीं जम गई। उसकी आंखें भर आईं। पहली बार उसे समझ आया, उसका भाई उससे नफरत नहीं करता था, उससे डरता था, और यह एहसास उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था। पूरा बाथरूम फिर एक बार खामोशी में डूब गया। चारों बहनें खड़ी थीं, लेकिन कोई कुछ नहीं कह पा रहा था, क्योंकि उन्हें पहली बार एहसास हुआ था कि उन्होंने अपने भाई को खोया नहीं था। उन्होंने उसे धीरे धीरे खुद से दूर धकेला था, 10 साल तक, हर दिन, हर पल। और अब जब वे उसे वापस पाना चाहती थीं, वो उन पर विश्वास ही नहीं करता था। तभी अचानक घर के इंटरकॉम से आवाज आए, बड़ी मैडम, बड़ी मैडम, डॉक्टर चेन आ गए हैं। यह आवाज सुनते ही सभी बहनें एक साथ चौंक गईं, क्योंकि अब उन्हें केवल एक ही डर था, कहीं बहुत देर तो नहीं हो चुकी। क्या वे अपने भाई का टूटा हुआ दिल दोबारा जोड़ पाएंगी, या फिर वह हमेशा के लिए उनसे दूर जा चुका है। और यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। बड़ी मालकिन जियांग परिवार के मुखिया जियांग लिंग्युआन आ गए हैं। बटलर की आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। ये 3 शब्द बर्फ के टुकड़ों की तरह जियांग परिवार के ड्राइंग रूम में आ गिरे। अभी कुछ ही देर पहले वे एक भयावह घटना से गुजरे थे, और ठीक ऐसे समय पर वह महिला आ पहुंची थी जिससे उलझना सबसे खतरनाक माना जाता था। बाथरूम के बाहर लियू परिवार की मुखिया लियू रुयान ने जोर से अपनी मुठ्ठियां भींच ली और चेहरे पर उभरे तनाव को दबा दिया। वह तुरंत खड़ी हुई। उसकी महंगी प्रोफेशनल ड्रेस पर पानी के छींटे लगे हुए थे, लेकिन उसकी आवाज फिर से सामान्य रूप से स्थिर हो चुकी थी। मिस जियांग से कहिए, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें, मैं अभी आती हूँ। हालांकि उसकी आवाज के अंत में आई हल्की खराश उसके भीतर उठ रहे तूफान को छिपा नहीं सकी। उधर लियू रुकिंग की प्रतिक्रिया किसी जादुई रूपांतरण से कम नहीं थी। एक पल पहले उसका चेहरा गंभीर था, और अगले ही पल उसके होठों पर एक निर्दोष चमकदार मुस्कान थी। उसने अभी अभी टूटे हुए कप के टुकड़े भी उठा लिए और सहजता से बड़बड़ाए, अफसोस, कितना अच्छा कप था। लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे उतरने के लिए मुड़ी, उसकी आंखों की गहराई में छिपा बोझ समुद्र की तलहटी में डूबते पत्थर जैसा भारी लग रहा था। उसी समय लियू रूमे एक लोहे की मीनार की तरह टूटे हुए बाथरूम के दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसकी ठंडी और कठोर निगाहें नीचे की ओर घूम रही थीं, और उसके पूरे शरीर से ऐसा जानलेवा आभामंडल निकल रहा था कि कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत न करता। वहीं लियू रुगे और भी शांत थी। उसकी नजर लगातार निगरानी कैमरों की स्क्रीन पर टिकी हुई थी। स्क्रीन पर मैं बाथरूम के कोने में सिकुड़ा हुआ पड़ा था, बिल्कुल निश्चल। उसकी उंगलियां तेजी से चलने लगी और उसने तुरंत कैमरों का दृश्य बदल दिया। अगले ही पल मुख्य हॉल का दृश्य स्क्रीन पर उभर आया। वहां वह महिला दिखाई दी, जियांग लिंग्युआन। उसने बेहतरीन कटिंग वाला गहरा धूसर कोट पहन रखा था और उसका व्यक्तित्व बेहद प्रभावशाली था। वह हाथ पीछे बांधे हुए आराम से दीवार पर लगी पेंटिंग्स को देख रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी टकराव के लिए नहीं, बल्कि एक सम्मानित मेहमान की तरह यहाँ आए हो। उसका चेहरा तीखे नैन नक्श वाला था और उसकी मौजूदगी अपने आप में दबाव पैदा कर रही थी। लियू रुगे की उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चलने लगीं। कुछ ही क्षणों में कई एन्क्रिप्टेड आदेश भेज दिए गए। विला के बाहर लगे सभी निगरानी कैमरे चुपचाप घूम गए और जियांग लिंग्युआन की हर गतिविधि को बिना किसी अंधे कोने के रिकॉर्ड करने लगे। ये सब करने के बाद ही उसने फिर से मेरी ओर देखने वाले कैमरे पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी आंखों में सतर्कता और एकाग्रता साफ दिखाई दे रही थी। इस बीच लियू रुयान ने अपने चेहरे के भाव पूरी तरह व्यवस्थित कर लिए थे। वह बिना किसी जल्दबाजी के नीचे उतरने लगी। उसके हर कदम से एक शक्तिशाली दबाव महसूस हो रहा था, मानो बाथरूम में हुई भयावह घटना कभी हुई ही न हो। पूरा विला एक बनावटी लेकिन सावधानीपूर्वक बनाए गए सामान्य माहौल में लौट आया। अगले ही क्षण अतिथि कक्ष का नक्काशीदार लकड़ी का दरवाजा खुला। जियांग लिंग्युआन मुड़ी। वह लगभग 25 वर्ष की थी। उसके चेहरे की रेखाएं किसी मूर्ति की तरह तराशी हुई थीं, लेकिन उसकी फीनिक्स जैसी आंखें इतनी पैनी थीं कि किसी का भी दिल घबरा जाए। उसके होठों पर एक परिपूर्ण मुस्कान थी, पर उसमें जरा भी गर्माहट नहीं थी। प्रेसिडेंट जियांग। लियू रूमेई ने शिष्टता से अभिवादन किया। जियांग लिंग्युआन की नजर एक पल के लिए लियू रुयान के तनावपूर्ण कंधों और लियू रुकिंग की बनावटी मुस्कान पर ठहर गई। फिर उसने शांत स्वर में कहा, इतनी रात को आने के लिए क्षमा चाहती हूँ। आप बहुत विनम्र हैं, प्रेसिडेंट जियांग।
लियू रुयान मुख्य सीट पर बैठ गई। उसका व्यवहार पूरी तरह शांत और नियंत्रित था। पता नहीं, आपके इस रात्रिकालीन आगमन का उद्देश्य क्या है? उसने चाय का कप उठाया। दिखने में वह पूरी तरह संयत लग रही थी, लेकिन उसकी उंगलियों की अकड़न उसके तनाव को प्रकट कर रही थी। लियू रुकिंग तुरंत मुस्कुराकर बोली, हाँ बहन जियांग, आप तो बहुत कमाती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको हमारा कोई प्रोजेक्ट पसंद आ गया हो और आप उसे हथियाने आए हो? जियांग लिंग्युआन शालीनता से बैठ गई। उसने अपने लंबे पैर एक दूसरे पर रखे और तुरंत कमरे में एक शक्तिशाली आभा फैल गई। उसने चाय का कप तो ले लिया, लेकिन उसे पिया नहीं। बस मेज के किनारे पर हल्के से उंगली थपथपाते हुए बोली, ऐसी बात नहीं है। उसने सिर उठाया और अपनी तीखी नजर सीधे लियू रुयान पर टिकाई। बस सुना है कि लियू कॉर्पोरेशन के चेंगशी प्रोजेक्ट को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वह थोड़ी देर रुकी। उसका स्वर शांत था, लेकिन शब्दों में छिपी धार साफ महसूस हो रही थी। संयोग से मेरे पास कुछ संसाधन है, शायद मैं मदद कर सकूं। लियू रुयान की चाय पकड़े उंगलियां अचानक कस गईं। चेंगशी प्रोजेक्ट कंपनी का अत्यंत गोपनीय मामला था। जियांग लिंग्युआन को इसकी इतनी सटीक जानकारी कैसे मिली? उसके मन में तुरंत चेतावनी की घंटियां बज उठीं, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने शांत स्वर में कहा, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद प्रेसिडेंट जियांग। ये बस एक छोटी सी बाधा है। लियू परिवार इसे संभाल सकता है। उसकी आवाज में एक सशक्त नेता का आत्मविश्वास झलक रहा था। सच में? जियांग लिंग्युआन की भौं हल्की सी उठी और उसके होठों की मुस्कान और गहरी हो गई। लेकिन उसने अचानक विषय बदलते हुए कहा, व्यापार का संसार युद्ध भूमि जैसा होता है। एक अतिरिक्त मित्र होना एक अतिरिक्त शत्रु होने से हमेशा बेहतर है। उसकी नजरें सीधे लियू रुयान पर टिकी थीं। आपका क्या विचार है प्रेसिडेंट लियू? उसकी बात सुनने में मित्रतापूर्ण थी, लेकिन उसके भीतर स्पष्ट दबाव छिपा था। लियू रुकिंग माहौल को हल्का करने ही वाली थी कि उसकी नजर अचानक दूसरी मंजिल की सीढ़ियों की छाया पर पड़ी। लियू रू में एक मूर्ति की तरह वहीं खड़ी थी। उसका हाथ अब भी मेरे कमरे के दरवाजे पर था। उसके शरीर से निकलती ठंडी और हिंसक आभा दूर से भी महसूस की जा सकती थी। लेकिन तभी जियांग लिंग्युआन ने भी उसी दिशा में एक नजर डाली। फिर उसने शांत भाव से चाय का कप उठा लिया, मानो वह सिर्फ यूं ही देख रही हो। लेकिन उसकी आंखों में जिज्ञासा और भी गहरी हो चुकी थी। लियू रुकिंग का दिल धड़क उठा। वह तुरंत थोड़ा आगे झुकी और जियांग लिंग्युआन का ध्यान वापस अपनी ओर खींचने की कोशिश की। बहन जियांग सही कह रही हैं, लेकिन आज व्यापार की बातें छोड़िए, पहले मेरी नई चाय का स्वाद चखिए। लेकिन जियांग लिंग्युआन चुप रही। उसकी उंगलियां अनजाने में कप के हैंडल पर लगातार दस्तक दे रही थीं। उसका अचानक आना बहुत अधिक संयोगपूर्ण लग रहा था। ऊपर से वह प्रोजेक्ट की बात कर रही थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार ऊपर की मंजिल की ओर जा रही थीं। क्या उसे कुछ पता चल गया था? झुंझलाहट और सतर्कता की एक लहर लियू रुयान के भीतर फैल गई। और तभी एक ठंडी, भावनाशून्य और गहरे दमन से भरी किशोर आवाज बिना किसी चेतावनी के जियांग लिंग्युआन की मानसिक दीवारों को चीरती हुई सीधे उसके मस्तिष्क में गूंज उठी। शांत क्यों नहीं हो सकता सब कुछ शांत? मैं बहुत थक गई हूँ। सच में बहुत थक गई हूँ। अगली बार मैं बस अकेले रहना चाहती हूँ। उसी क्षण जियांग लिंग्युआन के हाथ में पकड़े चाय के कप पर उसकी उंगलियां 0.1 सेकंड के लिए ठिठक गईं। चाय की भाप ने उसकी गहरी आंखों को धुंधला कर दिया। यह आवाज स्पष्ट रूप से इस कमरे से नहीं आई थी। क्या यह भ्रम था? नहीं, उस आवाज में भरी थकान इतनी वास्तविक थी मानो शीशे का बोझ हो। लियू परिवार का एक छोटा बेटा भी था, जिसके बारे में कभी बाहरी लोगों से बात नहीं की जाती थी, शू हेनियन। क्या अभी मेरे दिमाग में गूंजी आवाज उसी की मनस्थिति थी? और वह इस समय ऊपर वाले कमरे में था, बेहद थका हुआ, सबसे दूर भाग जाना चाहता हुआ। इस एहसास ने जियांग लिंग्युआन के हमेशा शांत रहने वाले मन में हलचल पैदा कर दी। उसने बिना कुछ जताए लियू बहनों की ओर देखा। उसने पाया कि लियू रुयान की भौहें सिकुड़ी हुई थीं, जबकि लियू रुचिन की मुस्कान अस्वाभाविक रूप से जमी हुई थी। कुछ तो गड़बड़ थी। बिजली की गति से उसके दिमाग में सारे बिखरे हुए संकेत जुड़ने लगे। आज रात लियू बहनों का तनाव, ऊपर की मंजिल पर कड़ी निगरानी, और वह थकी हुई मन की आवाज। ये सब महज संयोग नहीं हो सकता था। तभी मेरे मन में अचानक एक तीखा विचार कौंधा। वह है जियांग लिंग्युआन। वह यहाँ क्यों आई है? इस बार मेरे मन की आवाज में शून्यता नहीं थी, बल्कि डर और घबराहट भरी हुई थी। यह आवाज फिर से उसके दिमाग में गूंज उठी। जियांग लिंग्युआन की उंगलियां अचानक कस गईं। डर, सुलगता हुआ, तपता हुआ डर। मैं उससे डरती हूँ, लेकिन हम तो कभी मिले भी नहीं थे। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर उसकी नजरें लियू रुयान पर टिक गईं। जैसे ही मेरे मन की आवाज गूंजी, लियू रुयान का चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। उसकी नजरें बिजली की तरह सीढ़ियों की ओर उठीं। उन आंखों में छिपी चिंता इतनी गहरी थी कि मानो आकार ले चुकी हो। लियू रुचिन भी तुरंत चुप हो गई। उसकी मुस्कान जमकर रह गई। जियांग लिंग्युआन के मन में मानो बिजली कौंध गई। वे भी यह आवाज सुन सकती थीं। उसने चाय का कप नीचे रखा। उसकी मुद्रा एक ऐसे शिकारी जैसी थी जिसे हर चीज पर नियंत्रण हो। उसकी आवाज ठंडी थी, लेकिन उसमें घातक दबाव छिपा था। लगता है लियू परिवार में चेंगशी प्रोजेक्ट से भी ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ चल रहा है। उसकी नजर फिर से दूसरी मंजिल की सीढ़ियों पर टिक गई, मानो वह हर परत को भेद कर उस मौन चीख के स्रोत तक पहुंच जाना चाहती हो।
लियू रुयान का दिल डूब गया। उसका राज सटीक निशाने पर लग चुका था। उसने खुद को संभालते हुए धीमी लेकिन कठोर आवाज में कहा, ये हमारा पारिवारिक मामला है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। बिशु, मेहमान को बाहर छोड़ाओ। जियांग लिंगयुआन धीरे धीरे खड़ी हुई। उसकी लंबी कद काठी अपने आप में दबाव पैदा कर रही थी। उसने सीढ़ियों की ओर अर्थपूर्ण नजर डाली और होठों पर बिना किसी गर्मजोशी वाली मुस्कान उभरी। अगर ऐसा है तो जियांग ज्यादा देर नहीं रुकेगी। उसकी गाड़ी के पूरी तरह ओझल होने के बाद ही लियू रुयान मुड़ी और तेज नजर से ऊपर देखा। रुमे, कैसी स्थिति है? ऊपर से लियू रुमेई की ठंडी आवाज आई। कोई हलचल नहीं। अगले ही पल चौथी बहन लियू रुगे लैपटॉप लेकर सीढ़ियां चढ़ गई। उसकी नजरें स्क्रीन पर जमी थीं। उसकी भावनाएं अभी भी बहुत उतार चढ़ाव में हैं, लेकिन फिलहाल स्थिर हैं। वह थोड़ी देर रुकी, फिर बोली। जियांग लिंगयुआन की गाड़ी 1 मिनट तक बाहर खड़ी रही, उसके बाद ही गई। ये सुनते ही लियू रुयान और लियू रुचिन ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों की आंखों में एक अनकही ठंडक उभर आई। उधर बाहर खड़ी काली कार में जियांग लिंगयुआन ने आंखें बंद कर रखी थीं, लेकिन उसकी भौहें गहरी सिकुड़ी हुई थीं। वह सुन्न और डरी हुई आवाज बार बार उसके दिमाग में गूंज रही थी। जियांग लिंगयुआन, मेरे पास मत आओ। मुझे बस शांति से अकेले रहने दो। हर शब्द उसके मन पर गहरी छाप छोड़ रहा था। लियू बहनों की प्रतिक्रिया ही सबसे बड़ा सबूत थी। यह कोई भ्रम नहीं था। लेकिन क्यों लियू परिवार का वह भुला दिया गया बेटा? और उसके मन में इतनी गहरी दहशत क्यों थी? जियांग लिंगयुआन ने अचानक आंखें खोल दी। उसकी फीनिक्स जैसी आंखों में अब सिर्फ बर्फ जैसी तीक्ष्णता थी। शू हिनियन, ये नाम एक बेहद अजीब तरीके से उसके मन में गहराई से अंकित हो चुका था। विला के अंदर जियांग लिंगयुआन की मौजूदगी से पैदा हुआ दबाव अब भी हवा में तैर रहा था। लियू रुयान का मन बेचैनी से भरा था। जियांग लिंगयुआन की वह आखिरी, सब कुछ जान लेने वाली नजर, क्या उसने भी वह आवाज सुन ली थी? यह विचार ही उसकी रूह तक जमा देने के लिए काफी था। तभी लियू रुचिन ने चुप्पी तोड़ी। दीदी, चेन डॉक्टर आ गए हैं। लियू रुयान तुरंत संभली और जल्दी से बोली, रुगे, डॉक्टर चेन को ऊपर ले जाओ। रुमे, दरवाजे पर नजर रखो। दूसरी मंजिल के गलियारे में माहौल भारी था। डॉक्टर चेन मेडिकल किट लेकर मेरे कमरे के दरवाजे पर धीरे से दस्तक देने लगे। हेनियन, मैं दादाजी चेन हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कमरे के भीतर सन्नाटा था। डॉक्टर चेन ने दरवाजा खोल दिया। कांच के टुकड़े पहले ही साफ किए जा चुके थे। टूटा हुआ शीशा भी सावधानी से ढक दिया गया था। मैं बिस्तर पर सिकुड़कर बैठी थी। मेरे पास एक स्ट्रॉबेरी कैंडी रखी थी। वह बिस्तर के किनारे बैठ गए और नर्म आवाज में बोले, हेनियन, तुम डर गए हो, है न? मुझे पता है कि तुम्हारे दिल पर जैसे काले बादल छाए हुए हैं और तुम्हें सांस लेना भी मुश्किल लग रहा है। लेकिन ये तुम्हारी गलती नहीं है। ये बस बुरी भावनाओं वाला एक छोटा राक्षस है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। चिंता मत करो, उसे स्ट्रॉबेरी कैंडी से बहुत डर लगता है। ये सुनते ही रजाई के अंदर मैं हल्का सा हिली। उसी समय लियू रुगे के हाथ में पकड़े टैबलेट पर सूचना आई। मेरी भावनाएं धीरे धीरे स्थिर हो रही थीं। दरवाजे के बाहर खड़ी सभी बहनें सांस रोके सुन रही थीं। डॉक्टर चेन उठे, दरवाजे के बाहर खड़ी बहनों की ओर देखा और धीरे से बोले, इस बच्चे को साथ की जरूरत है। उसे उसकी पसंद की चीजें दीजिए, जैसे स्ट्रॉबेरी स्वाद वाले स्नैक्स। लियू रुयान तुरंत मुड़ी और भारी लेकिन दृढ़ आवाज में बोली, रुचिन, जाकर हेनियन की पसंद के स्नैक्स और खिलौने ले आओ। लेकिन लियू रुचिन ने झेपते हुए सिर खुजलाया और एक ऐसा सवाल पूछा जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। दीदी, हेनियन को कौन से स्नैक्स पसंद हैं? एक पल में हवा जैसे जम गई। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वे तो ये भी नहीं जानती कि मुझे क्या खाना पसंद है, कौन से खिलौने अच्छे लगते हैं। तब उन्हें समझ आया कि मेरी नाराजगी एक दिन में पैदा नहीं हुई थी। ये सालों की छोटी छोटी उपेक्षाओं का नतीजा थी। लियू रुयान की आंखें अपराधबोध से भर गईं। चेन शिंग ने कहा, लड़कों को जो स्नैक्स और खिलौने पसंद होते हैं वही ले आओ। लियू रुचिन ने तुरंत सिर हिलाया और जल्दी से बाहर चली गई। इसके बाद लियू रुमेई ने कमरे के दरवाजे की ओर देखते हुए पूछा, क्या बॉडीगार्ड्स को बुला लें? जरूरत नहीं, लियू रुयान ने दृढ़ता से कहा। शियाओ नेन को अभी सबसे ज्यादा सुरक्षा का एहसास चाहिए। वह दरवाजे के पास आए और धीमे स्वर में बोली, शियाओ नेन, डरो मत, हम हमेशा दरवाजे के बाहर हैं। उसी समय मेरी भावहीन आवाज फिर से सबके दिमाग में गूंज उठी। ये लोग मुझे नजरअंदाज नहीं करना चाहते थे क्या? लियू रुयान की उंगलियां सफेद पड़ गईं। उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन बीच में ही रुक गई। उसे डर था कि उसकी जल्दबाजी मुझे फिर से आहत न कर दे। पता नहीं कितना समय बीत गया। आखिरकार कंबल के नीचे से मैंने हलचल की। मेरा पीला कमजोर हाथ धीरे धीरे बेडसाइड टेबल पर रखी स्ट्रॉबेरी कैंडी की ओर बढ़ा। मैंने मन ही मन सोचा, तो किसी को अभी भी याद है कि मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद है? ये सोच सुनकर दरवाजे के बाहर खड़ी तीनों महिलाओं के दिल कांप उठे। तभी लियू रुचिन खुद को रोक नहीं पाए। उसने धीरे से दरवाजा खोला। शियाओ नेन, मैंने धीरे से सिर उठाया। मेरी सुन्न आंखों में एक पल के लिए हैरानी की झलक आई, लेकिन अगले ही पल मैंने ठंडी हंसी हंस दी। अब घर में कैमरे भी लगवा दिए हैं क्या? ये ख्याल लोहे की सुई की तरह लियू रुचिन के दिल में चुभ गया। उसके चेहरे पर जमी चिंता पल भर में जम गई। तभी हल्की सी आवाज के साथ मैंने कागज का बैग खोला। लियू रुमेई का शरीर तुरंत तन गया, जैसे कोई धनुष पूरी तरह खींच गया हो।
वह घबराकर चिल्लाई, शियू हेनियन, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन मैंने सिर्फ सिर उठाकर उसे देखा। मेरी आंखों में केवल झुंझलाहट थी। पिछले जन्म में क्या लियू रूमेई ने कभी मेरी इतनी परवाह की थी? पिछला जन्म, ये दो शब्द सुनकर लियू रूमेई सन रह गई। मौका देखकर वह तेजी से आगे बढ़ी और मेरे हाथ से कागज का बैग छीन लिया। हाथ अचानक खाली हो जाने पर मेरी आंखें भर आईं। मैंने चेहरा फेर लिया, होंठ काटते हुए चिल्लाई, अब अच्छा बनने का नाटक क्यों कर रही हो? मेरी आवाज में बरसों का दर्द और शिकायत छलक रही थी। लियू रूमेई कुछ कहना चाहती थी, लेकिन लियू रुयान ने उसे रोक दिया। बड़ी बहन मेरे पास घुटनों के बल बैठ गई, जैसे कोई मजबूत सहारा हो। लियू रुचिन ने रुमाल निकालकर चिंता से कहा, शियाओ नेन, पहले आंसू पोंछ लो। लियू रुगे ने चुपचाप कमरे की रोशनी धीमी कर दी और एयर कंडीशनर का तापमान बढ़ा दिया। चारों बहनों का ऐसा स्नेह मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। आखिरकार मेरी आखिरी दीवार भी टूट गई। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। तुम लोग अब मेरी परवाह क्यों कर रही हो? मेरी सिसकियों में बरसों का दर्द भरा था। इतना कहते ही मेरा शरीर अचानक ढीला पड़ गया और मैं पीछे की ओर गिरने लगी। लियू रूमेई ने तुरंत मुझे थाम लिया। मेरी हल्की सी देह उसके हाथों में थी, लेकिन मेरा शरीर बुखार से तप रहा था। शियाओ नेन, लियू रुयान घबराकर आगे बढ़ी। उसकी आवाज कांप रही थी। लियू रूमेई ने भौहें सिकोड़ते हुए मुझे बाहों में उठाया और जल्दी से बिस्तर पर लिटा दिया। लियू रुगे तुरंत मेडिकल रिपोर्ट लेकर आए। तापमान 39.8 डिग्री है। दिल की धड़कन बहुत तेज है। ये तनाव से हुआ तेज बुखार है। लियू रुयान ने खुद को संभालते हुए तुरंत आदेश दिए, बटलर, बर्फ की पट्टियां तैयार करो। रुचिन, दवा बनाओ। रुगे, तापमान पर नजर रखो। रूमे, उसके पास रहो। पूरे लियू परिवार में बेचैनी और तनाव फैल गया। काफी देर बाद डॉक्टर चेन वापस आए और जांच के बाद बोले, ये तनाव की वजह से हुआ तेज बुखार है। फिलहाल जान को कोई खतरा नहीं है। धीरे धीरे मेरा बुखार उतरने लगा और मैं गहरी नींद में चली गई। लेकिन लियू परिवार की चारों बहनें पूरी रात मेरे पास से नहीं हटी। अगली सुबह मैं गले में सूखेपन के साथ जागी। मैंने मुश्किल से आंखें खोली और गर्दन घुमाई। अगले ही पल मैंने अपने बिस्तर के पास बैठी लियू रुयान को देखा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, बाल बिखरे हुए थे, चेहरा थकान से भरा था, लेकिन मेरी खाली आंखों में कोई भाव नहीं आया। मैंने फिर से आंखें बंद कर ली। मैंने बात करने से इनकार कर दिया। फिर भी मेरी इस छोटी सी हरकत से लियू रुयान जाग गई। वह तुरंत खड़ी हुई। जल्दबाजी में कुर्सी भी गिर गई। शियाओ नेन, तुम जाग गई। उसकी आवाज भारी और थकी हुई थी। उसने मेरा माथा छूते हुए पूछा, कैसा लग रहा है? पानी पियोगी? लेकिन मैंने सिर्फ अपना चेहरा तकिए में छिपा लिया। मेरी खामोशी ने हम दोनों के बीच बर्फ की एक दीवार खड़ी कर दी। बड़ी बहन की सारी चिंता को मैंने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। तभी तीसरी बहन लियू रुचिन दलिया लेकर कमरे में आई। उसके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान थी। उसने चम्मच में दलिया लेकर मेरी ओर बढ़ाया। शियाओ नेन, मुंह खोलो। लेकिन मेरी ठंडी सोच ने उसकी मुस्कान तोड़ दी। बहुत शोर करती है। लियू रुचिन का हाथ हवा में ही रुक गया। फिर भी उसने मुस्कुराने की कोशिश की। अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते। दलिया ठंडा हो जाएगा। लेकिन मैंने झटके से चम्मच दूर धकेल दिया। गरम दलिया उसके महंगे सूट पर गिर गया। मैंने ठंडी आवाज में कहा, तीसरी बहन, बाहर जाओ। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। दोपहर के भोजन का समय था। चौथी दीदी लियू रूगे खाने की ट्रे लेकर एक खामोश परछाई की तरह मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने आंखें बंद कर ली और मन ही मन सोचा, लियू रूगे, क्या तुम अब भी पहले की तरह बस ठंडी निगाहों से देखती रहोगी? फिर यह सब क्यों? लियू रूगे का शरीर अचानक तन गया। वह लंबे समय तक चुप रही और अंत में बिना कुछ कहे मुड़कर चली गईं, पीछे बिना छुआ हुआ खाना छोड़कर। दोपहर बाद तीसरी दीदी लियू रुचिन ने फिर कोशिश की। वह मुझे बगीचे में टहलाने ले जाना चाहती थी, फिल्म दिखाना चाहती थी और मेरे लिए मेरी पसंद की चीजें खरीदना चाहती थी। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें बदले में मेरे मन की सिर्फ एक आवाज सुनाई दी, वह बहुत परेशान करती हैं। मेरे इस एक विचार ने तीसरी दीदी की सारी कोशिशों को पल भर में मिटा दिया। शाम को बड़ी दीदी लियू रुयान एक महत्वपूर्ण मीटिंग रद्द करके खुद मेरे लिए सूप लेकर आई। वह मेरे बिस्तर के पास बैठी और मेरे पीले कमजोर चेहरे को देखते हुए मुश्किल से बोली, शानियन, माफ कर दो। इन 3 शब्दों को कहने में मानो उनकी पूरी ताकत लग गई। मेरा शरीर अचानक कांप उठा। मेरी लंबी पलकें बुरी तरह थरथराने लगीं और आंसू चुपचाप बह निकले। लेकिन जब बड़ी दीदी मेरे आंसू पोंछने के लिए हाथ बढ़ाने लगी तो मैंने झटके से सिर घुमा लिया। हमारे बीच बची हुई आखिरी गर्माहट भी टूट गई। रात होते ही लियू परिवार का भोजन कक्ष झूमरों की रोशनी से जगमगा उठा। मेज पर तरह तरह के व्यंजन सजे थे, लेकिन किसी ने खाना शुरू नहीं किया। चारों दीदियां उदास बैठी थीं। माहौल इतना भारी था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। सभी की नजरें उस खाली कुर्सी पर टिकी थी, मेरी कुर्सी पर। तभी भोजन कक्ष के दरवाजे की ओर से तेज कदमों की आहट सुनाई दी। सबने एक साथ सिर उठाया। वह मैं थी। मैं ढीला ढाला नाइट सूट पहने, नंगे पांव धीरे धीरे अपनी जगह की ओर बढ़ रही थी। जैसे शांत पानी में किसी ने बड़ा पत्थर फेंक दिया हो। बड़ी दीदी लियू रुयान की आंखें खुशी से भर उठी। उनमें सावधानी से छिपी हुई उम्मीद भी थी। तीसरी दीदी लियू रुचिन तुरंत सीधी बैठ गई।
उनके पीले चेहरे पर उत्साह की लालिमा लौट आए। वो मुझे सहारा देने के लिए उठना चाहती थी, लेकिन खुद को रोक लिया। मैंने उन सभी की उत्सुक निगाहों को अनदेखा किया, कुर्सी खींची और धीरे से बैठ गई। बड़ी दीदी ने सबसे पहले बोलने की हिम्मत की। उनकी आवाज तनाव और घबराहट से भरी हुई थी, लेकिन वह नर्म बनने की कोशिश कर रही थी। जल्दी सूप लाओ, गर्म होना चाहिए। हाँ, पहले सूप पी लो, तीसरी दीदी ने तुरंत कहा। उनके चेहरे की मुस्कान कुछ ज्यादा ही बनावटी लग रही थी। नौकर तुरंत क्रीमी मशरूम सूप लेकर आया। उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई, लेकिन मैं सिर्फ अपनी उंगलियों को देख रही थी, जो अनजाने में गिलास के किनारे को कुरेद रही थी। मैंने मन ही मन सोचा, काश ये गिलास टूट जाए। लियू रुयान और लियू रुचिन दोनों तुरंत जड़ हो गईं। अगले ही पल बड़ी दीदी ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया, लेकिन उनका ये स्पर्श मानो बारूद में चिंगारी बन गया। मैंने अचानक सिर उठाया, मेरी आंखों में दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ा। मत छुओ मुझे, मैंने कमजोर लेकिन तीखी चीख के साथ उन्हें जोर से धक्का दिया। लियू रुयान ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। उनकी आंखों में सिर्फ दर्द और चिंता थी। उसी समय मुझे अचानक चक्कर आने लगे। मैं लड़खड़ाकर उठी और मेज पर रखे बर्तन गिर गए। कटोरे जमीन पर गिरकर टूट गए। टूटने की आवाज ने पूरे घर को हिला दिया। दूसरी दीदी लियू रुमेई तुरंत आगे बढ़ी और मुझे अपनी बाहों में उठा लिया। उनकी आवाज ठंडी और दृढ़ थी। अस्पताल चलो। वह मुझे लेकर तेजी से भोजन कक्ष से बाहर निकल गईं। अस्पताल के गलियारे में कीटाणुनाशक दवा की तेज गंध फैली हुई थी। बड़ी दीदी लियू रुयान किसी बेचैन जानवर की तरह इधर उधर टहल रही थी। समय जैसे रुक गया था। हर सेकंड एक यातना बन चुका था। पता नहीं कितना समय बीत गया, तभी वार्ड का दरवाजा खुला। डॉक्टर ने मास्क उतारते हुए कहा, सिर्फ हल्की चोट है, हमने इलाज कर दिया है। लियू रुयान का पूरा शरीर ढीला पड़ गया। उन्हें सहारे के लिए दीवार पकड़नी पड़ी। वह कमरे में गईं और मुझे सोते हुए देखा। उनके दिल का बोझ थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरे ऊपर कंबल ठीक किया, पीछे से डॉक्टर की गंभीर आवाज फिर सुनाई दी। डॉक्टर के शब्द हथौड़े की तरह सबके दिल पर गिरे। आप लोगों के बताए व्यवहार को देखकर मुझे शक है कि इनकी मानसिक स्थिति स्थिर नहीं है। इन्हें मनोचिकित्सक से दिखाना चाहिए। मनोचिकित्सक, इन 3 शब्दों ने कमरे की हवा जमा दी। सभी चुपचाप बिस्तर पर सोई मुझे देखने लगे। मेरी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। मेरी कलाई पर एक मुलायम सुरक्षा पट्टी बंधी हुई थी। पता नहीं कितनी देर बाद मुझे होश आया। मैंने मुश्किल से आंखें खोली और कलाई पर बंधी हुई चीज महसूस की। नीचे देखा तो पाया कि मेरा बायां हाथ मुलायम कपड़े की पट्टी से बिस्तर की रेलिंग से बंधा हुआ था। मुझे बांध दिया गया था। मेरे गले से घायल जानवर जैसी कराह निकली। मैंने पूरी ताकत से अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की। पट्टी मेरी नाजुक त्वचा में धंसने लगी। छोड़ो, मुझे छोड़ दो। मेरी चीख ने कमरे की खामोशी को चीर दिया। उस आवाज में गुस्सा था, अपमान था और गहरे डर की झलक थी। मैं अब सुनना नहीं थी। मैं एक ऐसे घायल जानवर की तरह छटपटा रही थी जिसे कोने में धकेल दिया गया हो। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। श्यानियन, मत हिलो। तीसरी दीदी लियू रुचिन सबसे पहले मेरे पास दौड़ी। उनकी आवाज रोने से कांप रही थी। ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए है, मुझे मत छुओ। मैंने कमजोरी से सिर फेर लिया। मेरी आंखों में भरी नफरत और विरोध देखकर लियू रुचिन जैसे पत्थर बन गई। श्यानियन, शांत हो जाओ। बड़ी दीदी लियू रुयान भी मेरे पास आ गई। उनकी आवाज भर्रा रही थी। वह मुझे शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं और पीछे हट गई, अपनी पीठ बिस्तर के सिरहाने से सटा ली। मत, मुझे मत छुओ। मेरे ये शब्द भारी हथौड़े की तरह लियू रुयान के दिल पर गिरे। उनका बड़ा हुआ हाथ हवा में ही रुक गया। उसी पल खिड़की के पास खड़ी वह चट्टान जैसी मजबूत आकृति अचानक हिल गई।